हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रक के बारे में, डीएनए की संरचना के बारे में और आरएनए की संरचना के बारे में। लेकिन गाइज, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हमने कल पढ़ा है उसका 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। आज की क्लास बहुत लंबी होने वाली है, जुड़े रहना हमारे साथ। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको वीडियो देखनी है, तब जाकर ही भैया आपको ये क्लास समझ में आएगी। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान ये विज्ञान की वह शाखा है साथियों जिसमें हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। गाइज, कोशिका विज्ञान की 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये 7वीं क्लास है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाओ, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, कल हमने पढ़ा था बेटा सेल कवरिंग के बारे में। सेल कवरिंग, कोशिका आवरण के बारे में। कोशिका आवरण के बारे में। कोशिका के चारों ओर साथियों जो आवरण होता है उसे कहा जाता है कोशिका आवरण। कोशिका आवरण 2 प्रकार का होता है। एक होता है सेल वॉल, जिसे आप कहते हो कोशिका भित्ति। जिसे क्या कहते हो आप? कोशिका भित्ति। और दूसरा होता है भैया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हिंदी में कहा जाता है कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली में प्लाज्मा झिल्ली क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है भैया। देखिए, एक मैं प्लांट सेल का डायग्राम बनाता हूं तो प्लांट की कोशिका कुछ इस तरीके से होती है। ये है भैया प्लांट सेल, और एक तरफ है साथियों ये है भैया एनिमल सेल। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था साथियों कि जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। एनिमल सेल का ऊपर जो आवरण होता है साथियों वो किसका होता है? वो सेल मेम्ब्रेन का होता है। किसका होता है भैया? सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का। एनिमल सेल का सबसे भारी आवरण है ये। एनिमल सेल का सबसे भारी आवरण, और इसमें साथियों सेल वॉल जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती। ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है साथियों? कोशिका में अंदर से बाहर, कोशिका में बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने वाले अणुओं को रेगुलेट करने का कार्य करती है। कल मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। और जो प्लांट सेल होती है साथियों, इस प्लांट सेल में 2 आवरण होते हैं। जो बाहरी आवरण होता है वो होता है सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। और जो आंतरिक आवरण होता है वो होता है भैया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। तो प्लांट सेल का पादप कोशिका का दूसरा आवरण होता है सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल का पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है कोशिका भित्ति। जबकि एनिमल सेल की बात करें तो इसमें भैया सेल वॉल जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि भैया सबसे बाहरी आवरण है। कल हमने साथियों कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लगभग मैंने 40 मिनट तक साथियों इन दोनों के बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए साथियों मैं ज्यादा नहीं बता पाया आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। लेकिन अब हम शुरुआत करते हैं किसकी? केंद्रक की। और केंद्रक के बारे में हम डिटेल में लगभग 1 घंटे से ऊपर साथियों हम चर्चा करने वाले हैं।
गाइज वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि एक एक लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव की आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो साथियों, और क्वेश्चन पूछा जाता है साइटोलॉजी से, तो भैया आज जो पढ़ाने वाला हूं उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना 90% होती है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। गाइज ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, SSC, NDA, PCS, नीट, पटवार, पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। गाइज अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो, तो गाइज मैं आपको बता दूं, मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं बायोलॉजी के, और बहुत सारे चैप्टरों की MCQ सीरीज करवा रखी है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट करें। गाइज अगर आप हमारे साथ ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जुड़ना चाहते हो, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन पेजों को आप फॉलो कर सकते हो और इन चैनलों को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आशा करता हूं साथियों ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं साथियों आज की क्लास की शुरुआत। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब हम बात करने वाले हैं केंद्रक के बारे में। तो हेडिंग लगा लीजिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हिंदी में कहा जाता है केंद्रक। देखिए गाइस, जो केंद्रक होता है वो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। इतनी बात क्लियर है? ओके। सबसे पहले बात करते हैं साथियों इसकी खोज के बारे में कि भैया इसकी खोज किसने की थी। तो गाइस मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसकी साथियों खोज की थी। और ये जो न्यूक्लियस, ये जो शब्द है साथियों, ये शब्द भी भैया इसी ने ही दिया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है साथियों कि भैया इसकी खोज किस में की गई थी। तो मैं आपको बता दूं भैया, ऑर्चिड प्लांट की सेल में, ऑर्चिड प्लांट की सेल में भैया इस न्यूक्लियस की खोज की गई। ये ऑर्चिड प्लांट साथियों एक सजावटी पादप है, एक सजावटी पादप है। आपने देखा होगा साथियों ऑफिस में, घरों में जो हम सजावटी पादपों का इस्तेमाल करते हैं ना, उनमें से साथियों ऑर्चिड प्लांट एक सजावटी पादप है। और इसी की सेल में साथियों सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज की गई। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 में। बोलो इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? अब देखिए साथियों और आगे बात करते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है साथियों, इसे कोशिका का ब्रेन, मस्तिष्क, कंट्रोलर, मैनेजर कहा जाता है। गाइस जिस तरीके से हमारी पूरी बॉडी को हमारा ब्रेन मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, ठीक उसी तरीके से साथियों जो पूरी कोशिका होती है, उस पूरी कोशिका को हमारा जो केंद्रक होता है साथियों वो कंट्रोल करता है। इसलिए साथियों इसे क्या कहा जाता है? इसे कोशिका का ब्रेन, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, कोशिका का कंट्रोल, कोशिका का नियंत्रण कहा जाता है, नियंत्रक कहा जाता है, कोशिका का मैनेजर कहा जाता है। तो इतनी कहानी आपको समझ में आई? ओके। अब बात करते हैं इसकी स्टडी के बारे में, इसके अध्ययन के बारे में। गाइज न्यूक्लियस केंद्रक का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है कैरियोलॉजी। गाइज कैरियो एक लैटिन भाषा का शब्द है, एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है साथियों केंद्रक, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना, अध्ययन करना।
केंद्रक के बारे में अध्ययन करना ही साथियों क्या कहलाता है भैया, कैरियोलॉजी कहलाता है। इतनी कहानी समझ में आई? ओके, और आगे बात करते हैं साथियों। स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है उस आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारी जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। लेकिन भैया ये एक अपवाद है, ये एक अपवाद है स्वयं। लेकिन अपवाद में भी एक और अपवाद है। जो ऊंट होता है, जो लामा होता है, गूगल पर सर्च करके देख सकते हो, जो जिराफ होता है, इनकी आरबीसी में भैया केंद्रक पाया जाता है। इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब बात आती है कि भैया आरबीसी क्या होती है। तो देखिए, ये एक ब्लड की सेल है। आपने नाम सुना है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो गाइज आरबीसी एक ब्लड की सेल है, एक ब्लड की कोशिका है, रक्त की कोशिका है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका। और इस लाल रक्त कणिका में साथियों केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन भैया इसमें भी अपवाद है, ऊंट, लामा, जिराफ, इनकी आरबीसी में साथियों केंद्रक पाया जाता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? ओके, और आगे चलते हैं। यह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका का अंग। यह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, यानी कि कोशिका का अंग है। कौन साथियों? केंद्रक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग, तो दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है भैया, दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसे सूत्र कणिका कहते हो। और सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो राइबोसोम। इतनी बात समझ में आ गई? ओके गाइज, ये जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, ये भैया डबल लेयर, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेज होता है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग। तो यह लिख लीजिए, ये भैया दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। दो झिल्ली पाई जाती है इसके ऊपर, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। एक एक लाइन से साथियों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे नीट हो। इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुनना है। ये भैया दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। इतनी बात क्लियर है? और इसका रंग कैसा होता है साथियों? तो इसका रंग होता है भैया बैंगनी। कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है भैया ये न्यूक्लियस। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? अब तक हमने साथियों न्यूक्लियस केंद्रक के बारे में क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं। लेकिन आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया? ओके, अब मैं आपको रिवीजन करवाता हूं। हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में। मैंने कहा कि ये कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, यानी कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। गाइज, इस न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। और किस में की थी साथियों? तो ऑर्चिड प्लांट में की थी। ऑर्चिड प्लांट की सेल में, सजावटी पादप है साथियों ये ऑर्चिड प्लांट, उसकी कोशिका में की थी। और ये शब्द किसने दिया था साथियों न्यूक्लियस? ये भी रॉबर्ट ब्राउन ने ही दिया था। गाइज, इसे कोशिका का ब्रेन, कोशिका का कंट्रोलर, कोशिका का मैनेजर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जिस तरीके से साथियों हमारे शरीर पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है? आपका ब्रेन। ठीक उसी तरीके से पूरी कोशिका पर नियंत्रित रखने का कार्य कौन करता है साथियों? ब्रेन करता है। इसलिए भैया इसे कोशिका का, सॉरी कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। इसलिए साथियों इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, कोशिका का कंट्रोलर कहा जाता है, कोशिका को मैनेज करने का कार्य करता है, कोशिका का मैनेजर कहा जाता है। ये इसके अदर नाम है साथियों, कोशिका का ब्रेन, कोशिका का कंट्रोलर, कोशिका का मैनेजर।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका के और क्या क्या नाम है, तो कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। कोशिका का कंट्रोल किसे कहा जाता है, कंट्रोलर, तो न्यूक्लियस को कहा जाता है। कोशिका का मैनेजर किसे कहा जाता है, तो भैया न्यूक्लियस को कहा जाता है। इतनी सारी कहानी समझ में आई? ओके भैया, आगे बात करते हैं इसके स्टडी। गाइज केंद्रक का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है कैरियोलॉजी। कैरियो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है केंद्रक। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। केंद्रक के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी कहलाता है। इतनी बात क्लियर है? गाइज स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद है ऊंट, लामा, जिराफ, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ओके, फिर हमने बात कही थी यह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। कौन? केंद्रक, न्यूक्लियस। और दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। और कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो राइबोसोम है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये गाइस बैंगनी रंग का होता है और दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। इतनी बात क्लियर? और बात करें साथियों, तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये भैया एनिमल सेल में तो बड़ा होता है, एनिमल सेल में तो बड़ा होता है, और प्लांट सेल में ये भैया छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया प्लांट सेल में क्या पाई जाती है, वैक्यूल्स पाई जाती है। वैक्यूल्स रिक्तिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है भैया? वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं पाई जाती है। और रिक्तिकाएं साथियों इसका आकार गहरे रहती है प्लांट सेल का, इसलिए प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो छोटा होता है, और एनिमल सेल में साथियों जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, वो बड़ा होता है। आशा करता हूं इतनी सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि भैया मैंने 2 बार रिवीजन करवा दिया। अब हम बात करते हैं साथियों केंद्रक के भाग की। मैं आपको बता दूं केंद्रक के 4 भाग होते हैं मुख्य, उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको सारी कहानी समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले ले स्क्रीनशॉट। ओके भैया, देखिए भैया अब हम बात करते हैं केंद्रक के भाग की। तो केंद्रक के कितने भाग होते हैं? केंद्रक के 4 भाग होते हैं। केंद्रक के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भैया? 4। पहला देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। पहला कौन सा है भैया? केंद्रक झिल्ली है। जो केंद्रक होता है साथियों, मान लीजिए ये कोशिका है और इस कोशिका में ये केंद्रक है, तो इस केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को कहा जाता है भैया केंद्रक झिल्ली। और ये केंद्रक झिल्ली बनी होती है साथियों लिपोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है साथियों? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो बोलो पहला पॉइंट आपको समझ में आया नहीं है? मैंने क्या कहा? हम बात कर रहे हैं केंद्रक के पहले भाग की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। गाइज ये कोशिका है, कोशिका के बीचों बीच में एक केंद्रक है। केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। और ये केंद्रक झिल्ली किसकी बनी होती है साथियों? लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। ओके, नंबर 2 पर बात करते हैं साथियों न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव की। केंद्रक द्रव की मान लीजिए साथियों केंद्रक द्रव क्या होता है? केंद्र के अंदर जो द्रव पाया जाता है साथियों से केंद्रक द्रव कहा जाता है। ये कोशिका है और कोशिका में भैया ये केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर साथियों जो द्रव पाया जाता है, ये जो द्रव है यही है भैया केंद्रक द्रव। और इस केंद्रक द्रव में आरएनए पाया जाता है और भैया प्रोटीन पाई जाती है। ये केंद्रक का तरल भाग होता है साथियों, ये केंद्रक का तरल भाग होता है। और इसी तरल भाग में क्या पाया जाता है साथियों? आरएनए और प्रोटीन पाई जाती है।
नंबर 2 पर हमने किसके बारे में बात की, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव के बारे में बात की साथियों। केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे कहा जाता है केंद्रक द्रव, और इसी केंद्रक द्रव में आरएनए और प्रोटीन होती है। ये केंद्रक का तरल भाग है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्रक के तरल भाग में क्या उपस्थित होता है, तो आरएनए और प्रोटीन उपस्थित होती है। इतनी कहानी समझ में आ गई। ओके, नंबर 3 पर बात करते हैं साथियों न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस केंद्रिका। साथियों जो केंद्रिका है, इस केंद्रिका की खोज किसने की थी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो भैया फोंटाना नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, फोंटाना नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ये साथियों गहरे बैंगनी रंग की होती है, गहरे बैंगनी रंग की होती है। ये केंद्रक के बीचों बीच उपस्थित होती है, केंद्रक के बीचों बीच उपस्थित होती है। साथियों इसकी संरचना गोलाकार होती है, संरचना गोलाकार होती है। जिस तरीके से क्रिकेट की बॉल होती है साथियों, ठीक उसी तरीके से केंद्र के बीचों बीच में न्यूक्लियोलस ये केंद्रिका दिखाई देती है। इसकी खोज फोंटाना नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ये गहरे बैंगनी रंग की होती है। और साथियों कब दिखाई देती है, जब कोशिका का विभाजन होता है। जब कोशिका का विभाजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है तब दिखाई देती है भैया। तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोलस केंद्रिका के बारे में। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी फोंटाना नाम के वैज्ञानिक ने। साथियों गहरे बैंगनी रंग की होती है, केंद्र के बीचों बीच होती है, इसकी संरचना गोलाकार होती है जैसे कि क्रिकेट बॉल। और ये कब दिखाई देती है, जब साथियों कोशिका का विभाजन होता है तब दिखाई देती है भैया। किसी को कोई परेशानी। नंबर 4 पर बात करें साथियों क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन ये साथियों केंद्रक का चौथा भाग होता है। गाइस ये धागेनुमा एक संरचना होती है, ये धागेनुमा संरचना होती है जो आगे चल करके साथियों डीएनए वह क्रोमोसोम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है भैया, डीएनए और क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र का निर्माण करती है। कौन, ये क्रोमेटिन एक धागेनुमा संरचना होती है ये वाले। तो ये है भैया केंद्रक के 4 भाग। बोलो यहां तक कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवाते हैं हम आपका। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके देखिए मैंने कहा कि केंद्रक के 4 भाग होते हैं गाइज। नंबर 1 पर बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली। ये कोशिका है, कोशिका के बीचों बीच में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के चारों ओर केंद्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो झिल्ली पाई जाती है उसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली, और ये बनी हुई होती है लिपोप्रोटीन की। नंबर 2 पर बात आती है न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव। गाइज केंद्रक में जो द्रव पाया जाता है उसे कहा जाता है केंद्रक द्रव, और इसी केंद्रक द्रव में आरएनए में प्रोटीन होती है। ये केंद्रक का तरल भाग होता है। इतनी बात क्लियर है। नंबर 3 पर हमने बात की थी न्यूक्लियोलस की केंद्रिका की। केंद्रिका की खोज साथियों फोंटाना नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ये भैया गहरे बैंगनी रंग की होती है, केंद्र के बीचों बीच होती है, इसकी संरचना गोलाकार होती है जैसे कि क्रिकेट बॉल हो साथियों, उसी के समान दिखाई देती है। ये कब दिखाई देती है साथियों, जब कोशिका का विभाजन होता है तब दिखाई देती है। कोशिका विभाजन क्या होता है अभी हम बात करने वाले हैं, जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद में। नंबर 4 पर क्रोमेटिन की बात करें तो ये धागेनुमा एक संरचना होती है जो आगे चल करके डीएनए और क्रोमोसोम का निर्माण करती है। बोलो इतनी कहानी आपको समझ में आई क्या? अगर आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। ले लिया? ओके देखिए भैया आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनना मजा आएगा। जो कोशिका का केंद्रक होता है ना साथियों, इस कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक अम्ल क्या पाए जाते हैं भैया? न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो भैया न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी, डिस्कवरी की थी भैया फ्रेडरिक मिसर ने। फ्रेडरिक मिसर ने किसने की थी भैया? फ्रेडरिक मिसर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया। न्यूक्लिक एसिड ऐसा अम्ल होता है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो केंद्रक में पाया जाता है। और गाइज ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। गाइज आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में डीएनए की फुल फॉर्म पूछी जाती है और आरएनए की फुल फॉर्म पूछी जाती है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है और आरएनए का पूरा नाम क्या है। देखिए डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैंने क्या कहा? कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। ये ऐसे एसिड होते हैं साथियों जो केंद्रक में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी फ्रेडरिक मिसर नाम के वैज्ञानिक ने। ये दो प्रकार के होते हैं साथियों, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। बोलो इतनी कहानी समझ में आई नहीं है? ओके गाइज, डीएनए की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। डबल हेलिक्स होती है, डबल हेलिक्स। द्विकुंडलित संरचना होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है। और इस द्विकुंडलित संरचना के बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया था वो है भैया वाटसन वैक्रिक। इन्होंने भैया डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया, तो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया था भैया वाटसन वैक्रिक ने। अब आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, तो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन वैक्रिक ने दिया था। और डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो डबल हेलिक्स होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है। इतनी बात क्लियर है? ओके। आरएनए की संरचना के बारे में बात करते हैं तो आरएनए की संरचना साथियों सिंगल हेलिक्स होती है। सिंगल हेलिक्स एकल कुंडलित संरचना होती है, एकल कुंडलित संरचना होती है। और इसके संरचना को समझाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो भैया फ्रेडरिक मिसर, फ्रेडरिक मिसर नाम के वैज्ञानिक ने ही साथियों आरएनए की सिंगल हेलिक्स संरचना के बारे में यानी कि एकल कुंडलित संरचना के बारे में समझाया था। बोलो इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने ये कहा हमारे जो कोशिका होती है उस कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। ये ऐसे एसिड होते हैं साथियों जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। और न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? तो भैया फ्रेडरिक मिसर नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने की थी। गाइस ये न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये भी आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। गाइस डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो डबल हेलिक्स होती है, कुछ इस तरीके से द्विकुंडलित संरचना होती है। आरएनए की संरचना कैसी होती है? तो गाइस सिंगल हेलिक्स होती है, एकल कुंडलित संरचना होती है। इस डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना के बारे में किसने बताया था? वाटसन वैक्रिक ने बताया था। और आरएनए की सिंगल हेलिक्स संरचना के बारे में किसने बताया था? तो फ्रेडरिक मिसर ने बताया था। बोलो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई? ओके, अब बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए किसके बने होते हैं। इतनी बात क्लियर है गाइज? ओके, तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, देखिए भैया अब हम बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए किसके बने होते हैं। तो भैया एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है
कि डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। डीएनए वह आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। अब हमें यह बताओ कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड है क्या। तो गाइज पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जब शुगर यानी कि शर्करा फॉस्फेरिक एसिड और भैया नाइट्रोजीनियस बेस आपस में जुड़ते हैं साथियों, तो भैया किस संरचना का निर्माण होता है। न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। जब शुगर यानी कि शर्करा जब शुगर यानी कि शर्करा फॉस्फेरिक एसिड और नाइट्रोजीनियस बेस जब ये तीनों आपस में जुड़ते हैं साथियों, तो किसका निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। अगर आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए कि एक न्यूक्लियोटाइड्स किस से मिलकर के बना होता है, तो भैया शुगर यानी कि शर्करा से, फॉस्फेरिक एसिड से और नाइट्रोजीनियस बेस से। जब साथियों बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाते हैं, मैंने कहा जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाते हैं साथियों, तो किसका निर्माण होता है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना का निर्माण होता है। बोलो, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई गाइस तो समझ लेना, फिर आपको कुछ याद नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक न्यूक्लियोटाइड निम्न में से किन किन से मिलकर के बना होता है, तो आप क्या कहोगे कि शुगर यानी कि शर्करा से, फास्फोरिक एसिड से और नाइट्रोजीनियस बेस या नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर के बना होता है कौन, एक न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। और इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से कौन मिलकर बना होता है, डीएनए बना होता है और आरएनए बना होता है। आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, तो जब साथियों बहुत सारी जब शर्करा फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजीनियस बेस आपस में जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो भैया न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। मैंने क्या कहा कि जब शुगर, शर्करा, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजीनियस बेस आपस में जुड़ जाते हैं तो जिस संरचना का निर्माण होता है वो होता है साथियों न्यूक्लियोटाइड्स। एक न्यूक्लियोटाइड्स इनिन से मिलकर के बना होता है, शुगर से, फास्फोरिक एसिड से, नाइट्रोजीनियस बेस से। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाते हैं साथियों तो किसका निर्माण होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। और इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के कौन बने होते हैं, डीएनए और आरएनए। बोलो, तो पहला क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि डीएनए और आरएनए किसके बने होते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। इतनी बात क्लियर है। और बात करें साथियों तो एक न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर के बना होता है, शुगर यानी कि शर्करा से, फास्फोरिक एसिड से और नाइट्रोजीनियस बेस से। इतनी बात क्लियर है, कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। ओके, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। अब बात करते हैं साथियों कि भैया डीएनए में सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, शुगर के बारे में बात करेंगे कि डीएनए में और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, कौन सी शुगर पाई जाती है। तो मेरे बेटे ध्यान से सुनना, कौन सी शुगर होती है, तो राइबोज शुगर होती है। राइबोज शुगर होती है। कौन सी होती है भैया, राइबोज शुगर होती है। राइबोज शुगर होती है। राइबोज शर्करा होती है गाइज, लेकिन याद रखना डीएनए में 2 राइबोज शर्करा पाई जाती है, आरएनए में 1 राइबोज शर्करा पाई जाती है। सबसे पहला अंतर यही है डीएनए और आरएनए में कि डीएनए में 2 राइबोज शुगर पाई जाती है, 2 राइबोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए में 1 राइबोज शर्करा पाई जाती है। ये किस प्रकार की शर्करा है, तो याद रखना मेरे दोस्तों ये पेंटोज शर्करा है, पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर का मतलब क्या होता है कि इसमें 5 कार्बन वाली शर्करा है। इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, 5 कार्बन वाली संख्या। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, अब आएगा। साथियों जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज
इस ग्लूकोज का सूत्र होता है साथियों C6H12O6, ठीक है। और इसमें कितने कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है। तो भैया कैसी संरचना हो गई है, ये भैया हेक्सोज शुगर हो गई। किस प्रकार की शुगर है, ये हेक्सोज शुगर है। इसी तरीके से साथियों जो राइबोज शुगर होती है ये एक पेंटोज शुगर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राइबोज निम्न में से किस प्रकार की शर्करा है, तो भैया पेंटोज शर्करा है, क्योंकि इसमें 5 कार्बन होते हैं। और डीएनए में 2 राइबोज शुगर पाई जाती है और आरएनए में 1 राइबोज शुगर पाई जाती है। बोलो ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? ओके आगे चलते हैं। तो शुगर की कहानी आपको समझ में आ गई। डीएनए में तो 2 राइबोज शुगर पाई जाती है, आरएनए में 1 राइबोज शुगर पाई जाती है। राइबोज एक पेंटोज शर्करा है, पेंटोज शुगर है, इसमें 5 कार्बन होते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें तो ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं, तो ये हेक्सो शर्करा। ठीक उसी तरीके से साथियों जो डीएनए और आरएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो एक पेंटोज शर्करा है, इसमें 5 कार्बन होते हैं। डीएनए में 2 राइबोज शुगर पाई जाती है, आरएनए में 1 राइबोज शुगर पाई जाती है। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, तो ये तो काम हो गया भैया शुगर का। अब बात करते हैं फास्फोरिक एसिड की। तो साथियों ये डीएनए की संरचना में भी पाया जाता है और आरएनए की संरचना में भी पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं नाइट्रोजीनियस बेस की। किसकी? नाइट्रोजीनियस बेस की। तो गाइस नाइट्रोजन युक्त क्षार की, इसे हिंदी में कहा जाता है नाइट्रोजन युक्त क्षार। इसके बारे में बात करते हैं हम अगली स्लाइड में, क्योंकि लंबा हो जाएगा और यहाँ पर माहेगा नहीं। तो बोलो ये इतनी सारी कहानी आपको समझ में आई नहीं आई? सबसे पहले मुझे ये बताओ, आ गई या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और रिवीजन करवाता हूँ। देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। अब बात आती है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या है? तो गाइस न्यूक्लियोटाइड एक ऐसी संरचना होती है जो भैया शुगर से, फास्फोरिक एसिड से और नाइट्रोजीनियस बेस से मिलकर के बनी हुई होती है। एक न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर के बना होता है? शुगर से, फास्फोरिक एसिड से, नाइट्रोजीनियस बेस से। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, और इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से कौन बने होते हैं? डीएनए और आरएनए बने होते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके, बात करते हैं शुगर की। तो साथियों डीएनए की संरचना में राइबोज शुगर पाई जाती है, तो आरएनए की संरचना में भी राइबोज शुगर पाई जाती है। लेकिन डीएनए की संरचना में 2 राइबोज शुगर पाई जाती है, आरएनए की संरचना में 1 राइबोज शुगर पाई जाती है। गाइज ये जो राइबोज शुगर है ये भैया पेंटोज शर्करा है, पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन वाली शर्करा है। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोज होता है, इसका सूत्र होता है C6H12O6। तो भैया इसमें 6 कार्बन होते हैं, तो ये एक हेक्सोज शुगर है। इसी तरीके से साथियों राइबोज एक पेंटोज शुगर है। इतनी कहानी समझ में आई या नहीं आई? ओके, बात करें फास्फोरिक एसिड की। तो भैया डीएनए की संरचना में भी पाया जाता है और आरएनए की संरचना में भी पाया जाता है। अब नाइट्रोजन युक्त क्षार की बात करते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस की बात करते हैं। अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके आगे चलते हैं। देखिए भैया आगे चलते हैं। मैंने आपको कहा था कि डीएनए और आरएनए किस किस के बने होते हैं? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड एक संरचना होती है साथियों जो शुगर यानी कि शर्करा से, फास्फोरिक एसिड से और नाइट्रोजीनियस बेस से यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर के बनी हुई होती है। हमने शुगर के बारे में बात कर ली, हमने फास्फोरिक एसिड के बारे में बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में। नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजन युक्त क्षार के बारे में ध्यान से सुनना बेटा, यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नाइट्रोजीनियस बेस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साथियों प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। जो प्यूरिन होता है साथियों ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है एडिनिन, एडिनिन या फिर एडिनोसिन, एडिनोसिन, और एक होता है गुआनिन। और जो पिरिमिडिन होता है साथियों ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है साइटोसिन, एक होता है थाइमिन और एक होता है भैया यूरेसिल, एक होता है यूरेसिल। एक बार और सुनिए साथियों, नाइट्रोजीनियस जो बेस होता है, नाइट्रोजन युक्त क्षार होती है, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्यूरिन, एक होती है पिरिमिडिन।
जो प्यूरिन होती है साथियों ये भी दो प्रकार की होती है, एडेनिन या एडिनोसिन, इसे आप ए बोल सकते हो, और भैया गुआनिन, इसे आप जी के फॉर्म में लिख सकते हो। तो एडिनोसिन और गुआनिन ये साथियों प्यूरिन होती है, यानी कि प्यूरिन दो प्रकार की होती है, एडिनोसिन और एडेनिन ये एक ही नाम है, और एक होती है गुआनिन। तो ए और जी। और पिरिमिडिन के बारे में बात करें तो साइटोसिन इसे सी लिख सकते हो, थाइमिन टी लिख सकते हो, और यूरेसिल यू लिख सकते हो। ये 5 प्रकार की होती है साथियों नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजन युक्त क्षार। अब बात आती है कि डीएनए की संरचना में कौन सी नाइट्रोजन युक्त क्षार होती है, और भैया आरएनए की संरचना में कौन सी नाइट्रोजन युक्त क्षार होती है, कौन सी प्यूरिन होती है, कौन सी पिरिमिडिन होती है। यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले डीएनए की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो डीएनए की संरचना होती है भैया डबल हेलिक्स। कैसी होती है? डबल हेलिक्स, द्विकुंडलित संरचना होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है। गाइस डीएनए की संरचना में एडिनोसिन के साथ में क्या होता है? थाइमिन, और साइटोसिन के साथ में क्या होता है? गुआनिन होता है। यह हाइड्रोजन बंध होता है साथियों। डीएनए की संरचना में और आरएनए की संरचना में साथियों जो नाइट्रोजन युक्त क्षार होती है इनके बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये डबल हाइड्रोजन बंध है साथियों, और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। इतनी बात समझ में आई आपको या नहीं आई? ओके। तो एडिनोसिन के साथ में कौन जुड़ा होता है? थाइमिन, और साइटोसिन के साथ में गुआनिन जुड़ा होता है। जबकि हम आरएनए की संरचना के बारे में बात करें साथियों तो ये सिंगल हेलिक्स होती है। ये भैया सिंगल हेलिक्स होती है, और इसमें एडिनोसिन के साथ में यूरेसिल जुड़ा होता है, साइटोसिन के साथ में गुआनिन जुड़ा होता है। बोलो ये सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं है? अब बात आती है कि आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए की संरचना में एडेनिन के साथ में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार जुड़ा होता है? तो कौन सा जुड़ा होता है? थाइमिन जुड़ा होता है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि डीएनए की संरचना में एडेनिन के साथ में कौन सा पिरिमिडिन जुड़ा होता है? तो भैया पिरिमिडिन जुड़ा होता है थाइमिन, ये वाला। अब आपको समझ में आ गया कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक। आरएनए की संरचना के बारे में बात करें तो आरएनए की संरचना में पूछा जाता है साथियों कि भैया आरएनए की संरचना में एडेनिन के साथ में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजीनियस बेस जुड़ा हुआ होता है? तो यूरेसिल जुड़ा हुआ होता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए की संरचना में एडिनोसिन के साथ में कौन सा पिरिमिडिन जुड़ा हुआ होता है? तो साथियों यूरेसिल जुड़ा हुआ होता है, ये वाला। तो बोलो इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं है? मैंने कहा कि डीएनए और आरएनए की संरचना में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं साथियों। एडिनोसिन के साथ में थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से जुड़ा हुआ होता है, और साइटोसिन गुआनिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से जुड़ा हुआ होता है। आरएनए की संरचना में बात करें तो एडिनोसिन के साथ में यूरेसिल डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ होता है, साइटोसिन गुआनिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ होता है। बोलो क्या नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजीनियस बेस से आपको कहानी समझ में आई या नहीं आई? एक बार और रिवीजन करवाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके। नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में बात करे थे, नाइट्रोजन युक्त क्षार के बारे में हम बात करे थे। दो प्रकार की, एक होती है प्यूरिन, एक होती है पिरिमिडिन। प्यूरिन भी साथियों दो प्रकार की होती है, एडेनिन और गुआनिन। और जो पिरिमिडिन होती है ये 3 प्रकार की होती है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। डीएनए की संरचना में बात करें साथियों तो एडिनोसिन के साथ में थाइमिन जुड़ा हुआ होता है, साइटोसिन के साथ में गुआनिन जुड़ा हुआ होता है। यह हाइड्रोजन डबल बॉन्ड है, यह हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है। और ये संरचना साथियों डीएनए की कैसी होती है? डबल हेलिक्स होती है। आरएनए की संरचना के बारे में बात करें तो सिंगल हेलिक्स होती है। एडिनोसिन के साथ में यूरेसिल जुड़ा होता है हाइड्रोजन डबल बॉन्ड की सहायता से, और साइटोसिन जुड़ा होता है गुआनिन के साथ में हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की सहायता से। बोलो ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? ओके। और बात करते हैं साथी, तो डीएनए किस किस में पाया जाता है? तो आप कहोगे भैया कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। इसके बाद में साथियों क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। इन तीनों में साथियों डीएनए पाया जाता है। आरएनए किस किस में पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके अलावा
साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव। तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए न्यूक्लियस को छोड़कर और किस में पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस को छोड़कर और किस किस में पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। बोलो इतनी सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? तबीयत खराब है थोड़ा सा यार। बोलो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? ओके, आगे चलते हैं साथियों। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके भैया जी। देखिए भैया और आगे बात करते हैं। अब हम जानेंगे साथियों कि डीएनए का कार्य क्या है और आरएनए का कार्य क्या है। एक तरफ लिख लेते हैं डीएनए, इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म होती है साथियों आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक तरफ हमने लिखा डीएनए और दूसरी तरफ हमने लिखा साथियों आरएनए। डीएनए का काम क्या है साथियों? तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है साथियों, वो डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ। हमारा जो आनुवांशिक पदार्थ होता है साथियों वो क्या होता है? वो होता है भैया डीएनए। डीएनए और ये आनुवांशिक पदार्थ क्या करता है? तो ये आनुवांशिक लक्षणों को, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। देखिए डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इतनी बात क्लियर है भैया? ओके गाइज, डीएनए क्या है? हमारे शरीर का जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है। कौन? डीएनए। आनुवांशिक लक्षणों को गाइज ये डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये होता है डीएनए का मुख्य कार्य। आरएनए क्या करता है? तो आरएनए भैया आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन मेकिंग, वह प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के निर्माण में वह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। ये लो भैया, डीएनए और आरएनए के कार्य भी आपने पढ़ ली। डीएनए साथियों हमारे शरीर का आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जो आनुवांशिक सूचनाओं को या आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। आरएनए के बारे में बात करें साथियों तो आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये प्रोटीन मेकिंग और प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक होता है, यानी कि प्रोटीन के निर्माण में व प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। बोलो भैया, इतनी कहानी आपको समझ में आई? ओके, एक बात को और ध्यान रखना, जो आरएनए होता है साथियों ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। एक होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन नहीं आते। एक होता है आरआरएनए, जो आते हैं वो सब मैं आपको करवाऊंगा। राइबोज आरएनए,
ये थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर है? जहां जहां से साथियों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी बातें मैं आपको करवाने वाला हूं। बोलो, इतनी सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं है? अगर आ गई है सॉरी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले ले स्क्रीनशॉट। ओके भैया, देखिए भैया, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। साथियों, जो डीएनए होता है, इस डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। सबसे पहले किस विधि द्वारा होता है, ये आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये होता है भैया ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन विधि द्वारा, अनुलेखन विधि द्वारा। और फिर साथियों आरएनए से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। किस विधि द्वारा? ट्रांसलेशन, अनुवादन विधि द्वारा। लेकिन हमारे शरीर में तो नहीं, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनमें क्या होता है साथियों? आरएनए से कभी कभी डीएनए का निर्माण होता है। तो वो भैया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विधि द्वारा होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विधि द्वारा होता है। तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए से आरएनए का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो भैया ट्रांसक्रिप्शन विधि द्वारा, अनुलेखन विधि द्वारा। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन विधि द्वारा, और आरएनए से डीएनए का निर्माण तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विधि द्वारा। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? अब बात करेंगे साथियों हम डीएनए की संरचना के बारे में, जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। भैया मिस मत करना, 2-5 मिनट में आपको इतना खतरनाक करवा दूंगा डीएनए और आरएनए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, अगर आपने मेरी पूरी क्लास अगर ध्यान से देखी है तो। ओके, चले भैया आगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं डीएनए की संरचना के बारे में। यहां से गाइस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना कैसी होती है भैया? इस तरीके से होती है। बोलो, डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, द्विकुंडलित संरचना, द्विकुंडलित संरचना किसने बताया था? तो भैया वाटसन वैक्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था भैया, वाटसन वैक्रिक ने। इतनी बात समझ में आई या नहीं है? ओके, देखिए ये जो एक कुंडली होती है साथियों, ये वाली, ये एक कुंडली होती है साथियों 34 एंगस्ट्रॉन की। कितने एंगस्ट्रॉन की होती है? 34 एंगस्ट्रॉन की होती है। ये दोनों कुंडलियां जो होती है, इन दो कुंडलियों के बीच का जो व्यास होता है साथियों, ये व्यास होता है भैया 20 एंगस्ट्रॉन का। और इसमें मैंने आपको अभी बताया कि इसमें नाइट्रोजीनियस बेस कौन कौन से लगे होते हैं। तो एडिनोसिन जुड़ा हुआ होता है डीएनए की संरचना में थायमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से, और साइटोसिन जुड़ा हुआ होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बंध की सहायता से गुआनिन के साथ में। इसी तरीके से साथियों एडिनोसिन थायमिन, साइटोसिन गुआनिन, एडिनोसिन थायमिन, साइटोसिन गुआनिन, एडिनोसिन थायमिन, साइटोसिन गुआनिन, एडिनोसिन थायमिन। अब देखिए क्वेश्चन यहां से बहुत अच्छा बनता है। जो ये एक कुंडली होती है साथियों 34 एंगस्ट्रॉन की, इसमें 10 जोड़ी नाइट्रोजन युक्त क्षार के जोड़े होते हैं, क्षार के जोड़े होते हैं, या 10 नाइट्रोजन युक्त क्षार के जोड़े होते हैं। ऐसे लिख सकता हूं, जोड़े होते हैं। जैसे कि एडिनोसिन, थायमिन और साइटोसिन और गुआनिन, इस प्रकार के 10 जोड़े होते हैं साथियों। और 2 नाइट्रोजन युक्त क्षार के जोड़ों के बीच का जो गैप होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। तो मुझे ये बताओ साथियों कि इस एक कुंडली जो 34 एंगस्ट्रॉन पर खत्म होती है, इसमें कितने नाइट्रोजन युक्त क्षार के जोड़े होते हैं? तो भैया 10 होते हैं।
और दो नाइट्रोजन युक्त क्षार के बीच की जो नाइट्रोजन युक्त क्षार के जो जोड़े होते हैं उनके बीच का गैप कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो 3.4 एंगस्ट्रॉन को आप 10 से गुणा करोगे साथियों तो 34 एंगस्ट्रॉन आता है। यहाँ पर एक कुंडली समाप्त होती है। अब यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखिए। दोनों कुंडलियों के बीच का व्यास 20 एंगस्ट्रॉन। एक कुंडली कितने एंगस्ट्रॉन पर खत्म होती है 34 एंगस्ट्रॉन पर। एक कुंडली में कितने नाइट्रोजन युक्त क्षार के जोड़े होते हैं 10। दो नाइट्रोजन युक्त क्षार के जोड़ों के बीच का गैप कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन। डीएनए की जो संरचना होती है वो कैसी होती है डबल हेलिक्स होती है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था तो वाटसन व क्रिक ने दिया था। ये सारे क्वेश्चन साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये होती है ये डीएनए की संरचना जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो सारी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई है। अब देखिए और आगे चलते हैं। जो डीएनए की संरचना होती है साथियों, चलो छोड़ो डीएनए की संरचना को। जो डीएनए होता है इस डीएनए में साथियों हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है तो भैया हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और याद रखना जो आरएनए होता है इस आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है तो भैया हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है और आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। इतनी कहानी समझ में आ गई। ओके, अब बात आती है कि हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है। तो देखिए जो डीएनए होता है साथियों धागों के रूप में खुलना स्टार्ट हो जाता है। तो इन धागों के रूप में खुलना स्टार्ट हो जाता है जब डीएनए, तो ये हिस्टोन प्रोटीन साथियों उसके चारों ओर लिपट जाती है। जिस तरीके से लकड़ियों का जो बंडल होता है उसके चारों ओर हम लकड़ी लपेट देते हैं, रस्सी लपेट देते हैं जिससे वो बंडल बन जाता है, वो लकड़ी इकट्ठी हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जब ये डीएनए धागों के रूप में फैलने लग जाता है, न्यूक्लियस से बाहर जाने लग जाता है, तो ये हिस्टोन प्रोटीन साथियों उसके चारों ओर लिपट जाती है और बंडल के रूप में पटक देती है। तो जब साथियों डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को जब हिस्टोन प्रोटीन पैक कर देती है साथियों, बंडल की अवस्था में पैक करके बांध देती है साथियों, तो भैया किसका निर्माण होता है तो वो संरचना ही क्या कहलाती है, वो संरचना ही क्रोमोसोम कहलाती है। क्रोमोसोम गुणसूत्र कहलाती है। एक बार और समझिए क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो धागों के रूप में साथियों फैलने लग जाता है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होती है साथियों उन धागों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें बांध देती है बंडल की अवस्था में। तो डीएनए पर जब साथियों हिस्टोन प्रोटीन जब डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन पैक कर देती है, बांध देती है, तो वही संरचना क्या कहलाती है, वही संरचना क्रोमोसोम कहलाती है, गुणसूत्र कहलाती है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं साथियों। कल हम गुणसूत्र और जीन के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं साथियों डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, डीएनए की संरचना कैसी होती है, आरएनए की संरचना कैसी होती है, सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बोलो डीएनए और आरएनए के बारे में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, पूछ सकते हो। न्यूक्लियस के बारे में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है इनके बारे में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप भैया कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, फेसबुक पेज पर पूछ सकते हो, ट्विटर पर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, कहीं पर भी जहां आपकी मर्जी है वहां आप डाउट पूछ सकते हो। तो गाइज अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। कल हम गुणसूत्र और जीन के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।